वेलकम ऑसम टॉपर्स। आज हम एक फैसिनेटिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं जीवन के रहस्यों की खोज में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस की अनोखी दुनिया को, जहाँ हर एक कदम एक नया राज छुपा है। सो लेट्स डाइव इन एंड अनरिवील द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ टुगेदर। तो जो लाइफ प्रोसेसेस में पहला टॉपिक है वो है हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि व्हाट इज़ अलाइव में हमें दिख जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर एक कुत्ता भाग रहा है तो वो अलाइव है। अगर एक काऊ अगर चारा खा रही है तो वो अलाइव है। ऐसे ही अगर एक इंसान जो है अगर चिल्ला रहा है स्ट्रीट पे तो वो अलाइव है। हाँ, वी नो दैट दीज आर लिविंग थिंग्स, वी सी देम ब्रीथिंग, हम उन्हें ब्रीथ करते देखते हैं। ऐसे अगर प्लांट्स ग्रीन है तो इसका मतलब वो अलाइव है। ये सिंपल। अब व्हाट इज़ नॉट अलाइव, अगर इफ़ वी सी अ डॉग नॉट रनिंग, इफ़ वी सी देम नॉट ब्रीथिंग, मेन लिखा है इफ़ वी नॉट सी देम ब्रीथिंग, दे आर नॉट अलाइव। नेक्स्ट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस which are essential for the maintenance of living organisms। ये ऐसी प्रोसेसेस हैं जो असेंशियल है, जो ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेंटेनेंस के लिए। जैसे कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो आप देखोगे बिल्डिंग्स को मेंटेनेंस चाहिए होती है रोज़ के, मतलब हर एक दो साल में मेंटेनेंस चाहिए होती है। ऐसी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें तो हर सेकंड मेंटेनेंस चाहिए, हर सेकंड। और ऐसे ही और ये मेंटेनेंस करती है लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये सारी लाइफ प्रोसेस है जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ये ऐसी प्रोसेस है जो ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन चार प्रोसेसेस के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, हमें ज़रूरी है क्योंकि ये प्रिवेंट करती है डैमेज एंड ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आपकी बॉडी डैमेज हो गई है तो उसको प्रिवेंट करती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप देखोगे जैसे कि जब आपको चोट लग जाती है तो वो चोट अपने आप ठीक होने लगती है 5-6 दिनों में। ऐसे ही ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी को प्रिवेंट करता है। बट इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है हमें। अब ये जो एनर्जी मिलती है ये आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, और ये आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी वेरी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेरी करती है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम फूड खाते हैं, जैसे कि प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं। माइक्रोब्स है उनके लिए छोटे छोटे डर्ट पार्टिकल्स या फूड जो भी है वो उन्हें स्यूडोपोडिया से इंगल्फ करते हैं। ऐसे ही अब इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के केस में उनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि फूड लेने के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या रिमूवल ऑफ वेस्टेज के लिए उनके पास कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, क्योंकि उनका जो एंटायर सरफेस है बॉडी का, उनका जो एंटायर सरफेस है ऑर्गेनिजम्स का जो एंटायर सरफेस है वो कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस है तो इसके ऊपर ऐसे कुछ, ये मान लो कि अमीबा है तो अमीबा का पूरा सरफेस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो अगर उसे कोई फूड पार्टिकल खाना है तो वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से इंगल्फ कर लेगा। अगर उसे रिमूव करना है पार्टिकल तो वो वेस्ट रिमूव करना है तो वो वेस्ट रिमूव करके आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे अमीबा या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बहुत हैं जो ऐसे वर्क करते हैं। ऐसे ही लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सारे सेल्स कांटेक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। मतलब जो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखोगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि हार्ट है, अब वो हार्ट हमारे मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, स्टमक, किडनी,
हार्ट, मसल्स, इनफैक्ट मसल्स जो मतलब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दी सेल्स। सिंगल सेल के केस में क्या हो रहा है, इधर डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इधर डिफ्यूजन काम नहीं करेगा, इधर डिफ्यूजन विल नॉट वर्क। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दी सेल्स। इनफैक्ट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशल फंक्शंस के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी में स्टमक है जो डाइजेशन पे वर्क कर, जो डाइजेशन करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, स्टमक में डाइजेशन होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, हार्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है। तो ऐसे हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन स्पेशल फंक्शंस। हाँ, अपनी पहली लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जो है न्यूट्रिशन। इस जैसे कि ये जो आप फूड दें, ये फूड जो है ये है आउटसाइड सोर्स एनर्जी। अब जो हमें लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए वो आती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे जो हम फूड खाते हैं वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो हम आउटसाइड द बॉडी से, मतलब बॉडी के बाहर से लेते हैं। मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। तो हम उसको खाते हैं, उसके अपने मुंह के अंदर रखते हैं एंड वी च्यू इट। तो द ट्रांसफ़र, सो दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है टू ट्रांसफ़र द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। In simple way, we can say that nutrition is a process to transfer the source of energy from outside the body of organisms. जो source of energy organisms की body के बाहर present है, हम उसको transfer करते हैं inside the body of organisms. अब there are two types of nutrition. एक है autotrophic nutrition and दूसरा है heterotrophic nutrition. तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना बनाते हैं। अब आप कहोगे कि ह्यूमंस भी अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। नहीं, हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जो हम हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हम दाल वगैरह बनाते हैं, जो दाल और रोटी वगैरह हम बनाते हैं, वो सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। वो हमने किसी चीज़ से ऑब्टेन करे हैं, प्लांट्स वगैरह से या ट्रीज़ वगैरह से हम ऑब्टेन करे हैं, एनिमल्स से ऑब्टेन करे हैं। तो वो हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफ्स, जो एनिमल्स है वो भी हेटेरोट्रॉफ्स है क्योंकि वो भी प्लांट्स वगैरह खाते हैं। तो वो हम वी आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस मैंने बोल्ड करके लिख रखा है ना, ये इससे 1 मार्कर पूछ जाता है, 1 मार्कर आ सकते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इनको कार्बोहाइड्रेट्स में। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेते हैं विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जैसे उन्होंने सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिया, ये दोनों बन जाते हैं, ये दीज आर कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। लेकिन जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कभी जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इनके लिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये इमीडिएटली यूज़ नहीं होते हैं तो हम इन्हें स्टोर कर देते हैं, प्लांट स्टोर कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये MCQ में आ सकता है, ठीक है। और ये स्टार्च जो है इंटरनल एनर्जी रिसोर्स है, इंटरनल एनर्जी रिसोर्स है, रिजर्व एक तरीका का, जो मतलब अगर एनर्जी चाहिए प्लांट को तो ये स्टार्च को यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है इस चैप्टर से। 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 जो ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन एंड H2O। अब जो ये ऑक्सीजन निकल रही है ना, इसको आप ब्रीथ करते हो, और जो ग्लूकोज है ये प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं, एंड वाटर भी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप जितने स्टार्स बनाने बना लो, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है। अगर जैसे कि अगर फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया 1 मार्क का, तो आप ये वाली इक्वेशन लिख के आ जाना। इसका आपको अगर डेफिनेशन गलत लिखी होगी, लेकिन अगर आपने ये इक्वेशन सही लिखी है ना, तो आपको हाफ मार्क तो पक्का मिलेगा इस इक्वेशन का। सो नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये वाले 3 मार्कर में पूछ जाते हैं। तीन मार्कर में ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है ना, वो लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। जो ये लाइट एनर्जी कलेक्ट हुई है, जो अब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल ने, वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। और जो H2O है ना, जो वाटर क्या था, ये स्प्लिट हो जाएगा H2 और O2 में, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद जो CO2 है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा आपका C6H12O6 में, ठीक है। इतना CO2 रिड्यूस हो जाएगा C6H12O6, CO2 रिड्यूस हो जाएगा C6H12O6 में, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो ग्रीन प्लांट्स के बारे में था। डेजर्ट प्लांट का देखते हैं। डेजर्ट प्लांट का 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। ये जो 3 मार्कर में, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 3 मार्क में पक्का आएगा ग्रीन प्लांट्स का। ये आप इसे रट्टा मार लो, ये मतलब रट्टा क्या, इसको आप छाप लो। ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में, प्री बोर्ड्स में, यूटीज़ में पक्का आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट प्लांट्स से क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि जो मतलब वो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं एक प्लांट, वो जैसे कि स्टोमेटा की हेल्प से करता है। स्टोमेटा क्या है वो हम बाद में, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा।
जो जैसे कि जब लेकिन ना जब स्टोमेटा खुल जाता है ना, तो वो जितना भी पानी प्रेजेंट है ना प्लांट के अंदर, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उससे तो वो लॉस ऑफ वाटर हो गया। और लेकिन अगर डेजर्ट प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया तो वो तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट्स एक स्पेशल मैकेनिज्म है। जो डेजर्ट प्लांट्स है ना, वो प्लांट्स टेक CO2 एट नाइट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लांट्स डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं, क्योंकि रात में सन है नहीं, तो वो वाटर जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड वो रात को ले लेते हैं और ने एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी जो ये इंटरमीडिएट बनाया ना, इस इंटरमीडिएट के ऊपर जो इसकी जब सुबह हो गए, जब डे टाइम पर जो इंटरमीडिएट है, इस पर क्लोरोफिल ना, जो इसकी जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल कलेक्ट करता है, तो ये लाइट एनर्जी इस इंटरमीडिएट के ऊपर पड़ेगी और ये ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, जो ये मतलब जो CO2 हमने नाइट जो डेजर्ट प्लांट्स ने रात में लिया, उस CO2 की हेल्प से एक इंटरमीडिएट बनाता है डेजर्ट प्लांट। उस डेजर्ट प्लांट की बात करो, जैसे कि वो इंटरमीडिएट बनाएगा, इस इंटरमीडिएट के ऊपर लाइट एनर्जी वर्क करेगी। लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने कलेक्ट करेगी डे टाइम पर। जैसे ही ये होगा तो ये ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें एक एडिशनल स्टेप है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रात में लेकर एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, और इस इंटरमीडिएट के ऊपर जो लाइट एनर्जी जो कलेक्ट कर रहा है क्लोरोफिल, वो वर्क करेगा एंड ग्लूकोज बना देंगे। सिंपल स्टेप है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है स्टोमेटा। स्टोमेटा एक आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको इनके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। आप इनको ये नेकेड आई से बिल्कुल नहीं दिखते। अगर आप इनको आँखों के पास ला के भी देखोगे ना, जब भी नहीं दिखेंगे, आपको इनके माइक्रोस्कोप चाहिए। ये टाइनी पोर्स है जो प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज है ना, ये टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर्स। अब जैसे कि जो टोमेटो है ना, जैसे कि जो प्लांट है, उस प्लांट्स में जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्ड एट रूट्स, सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। मतलब जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है ना एक प्लांट में, वो रूट्स में होंगी, स्टेम्स में होगी एंड लीव्स में होगी। रूट्स, स्टेम एंड लीफ। अब जो में 90% ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, वो स्टोमेटा में होता है। 90% ऑफ द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा। बाकी 10% रूट्स में होगा एंड स्टेम्स में होगा। ठीक है, अब जैसे कि लेकिन जब ये स्टोमेटल पोर खुलेंगे तो इसमें से बहुत सारा पानी लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए जब फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जो है रिक्वायर नहीं होता, तो ये स्टोमेटल पोर जो ये बंद हो जाते हैं। दी प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको दो दिखेंगे। एक तो ये गार्ड सेल है, एक ये गार्ड सेल है। ये जो दो येलो है, ये गार्ड सेल्स है। ये स्टोमेटल पोर, ये बीच में स्टोमेटल पोर है। एंड ये जो एक क्लोरोप्लास्ट है, छोटा सा ये वाला क्लोरोप्लास्ट है। हर गार्ड सेल में दो क्लोरोप्लास्ट, मतलब इसमें इस पूरे में एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब क्या है कि अब जैसे कि जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर है, ये फंक्शन है गार्ड सेल का। जो आप ये गार्ड सेल देख रहे हो, इनका फंक्शन है स्टोमेटल पोर को बंद करना और खोलना। अब क्या है ये, अब गार्ड सेल्स काम कैसे करते हैं? टू हेल्प क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। जब गार्ड सेल्स स्वेल भर जाते हैं, फूल जाते हैं ना, जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करता है ना,
तो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं और ये बीच में, और ये स्टोमेटल पोर जो है ओपन, ये ऑल्सो ये भी खुल जाते हैं। और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाता है, जब गार्ड सेल से पानी निकल जाता है तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और ये पोर जो है बंद हो जाते हैं, मतलब जैसे ही अगर गार्ड सेल्स में पानी गया तो ये गार्ड सेल्स फूल जाएंगे और स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। अगर गार्ड सेल्स में से पानी बाहर आ गया तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और गार्ड सेल्स बंद हो जाएगा, मतलब स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये 3 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमंस करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एवरीवन, बाय ऑसम टॉपर्स।